वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अग्निवीर वायु का जो इंग्लिश का पेपर है उसका क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ग्रामर सेक्शन भी होता है, वोकैब सेक्शन भी होता है, और नॉन ग्रामर की बात अगर हम करें तो पैसेज और आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस भी होता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सेक्शन है ग्रामर का, अगर आप हम ग्रामर करें अगर हम इंग्लिश का सेक्शन की बात करें बच्चों, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें ग्रामर सेक्शन भी है, वोकैब सेक्शन भी है और नॉन ग्रामर भी है। ठीक है, तो इसको कैसे हमको इन चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, समझना है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर कैसे फोकस करना है। क्योंकि देखिए, आपका जो क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप देखोगे एक एंटानिम्स, एक सिनोनिम्स, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एक जो है आपका कह सकते हैं मिस स्पेल्ड से भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन फिक्स है, नरेशन से क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ से स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों किस तरह से हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से लेकर चलेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से आपको तैयार करना है अपने आप को इसके लिए, एयरफोर्स XY के लिए। तो ग्रामर सेक्शन का जो टॉपिक्स हैं आपके सामने ये दिख रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहला टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो स्पॉटिंग एरर कह सकते हैं। देखिए, ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें 3 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। स्पॉटिंग एरर्स होगा और इसके बाद होता है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स होता है बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक्स होता है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ये 2 वैरायटी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। पहला स्पॉटिंग एरर, जिसको कॉमन एरर भी कहते हो, और दूसरा है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। ये 2 सेक्शन जनरली आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसमें कभी कभी पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछता है, अदरवाइज ये 2 ही सेक्शन ग्रामर से होते हैं। तो ग्रामर के जो टॉपिक है ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, टाइम एंड टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, क्वेश्चन टैग्स है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन टैग से भी। ठीक है, क्वेश्चन टैग से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग्स से भी आपको मिलेगा। और कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन जनरली, कंडीशनल सेंटेंस में आपने देखा होगा कि 4 कंडीशन होती है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में लेकर चलते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस से ये पिछली बार जो अभी पेपर हाल ही में हुआ था उससे इस बार इन्होंने क्या किया था, कंडीशनल सेंटेंस से स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चन पूछा था और फिल इन दी ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, वो इस तरह से है। हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से शुरुआत करेंगे आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, नाउन प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है और उसके बाद नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पर एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए भी क्वेश्चन देता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड दे दिया, सपोज करिए एक वर्ड दिया कि लवली या लवली, ऐसा वर्ड लिख दिया,
द वर्ड लवली इज पूछेगा, द वर्ड लवली इज ए में कह देगा नाउन, बी में कह देगा प्रोनाउन, सी में एडजेक्टिव और डी में एडवर्ब। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है। वर्ड लवली लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि ये क्या है। प्रोनाउन के स्थान पर ऐसे कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी कर देगा नाउन प्रोनाउन, या इसको वर्ब कर देगा। ऐसे पूछेगा कि वर्ड जो है दी वर्ड लवली इज, ऐसे देगा क्वेश्चन। कैसे देगा? दी वर्ड लवली इज, दी वर्ड लवली इज क्या है? नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? तो ये अब देखिए इसको कैसे पहचानोगे। लव नाउन है, जब नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। तो क्या है? लवली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। जब ध्यान दीजिएगा, जब नाउन में एल वाई जुड़ता है बच्चों तो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। जैसे लव नाउन है, एल वाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लवली। अब लवली क्या है? लवली हमारा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनता है। बोलो क्या बनेगा? एडवर्ब। जैसे बैड, बैड में एल वाई जोड़ा क्या बन गया? बैडली। अब बैडली क्या है? एडवर्ब है। ब्रेव, ब्रेव में क्या जोड़ा? एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया? ब्रेवली। बोलिए क्या बन गया? ब्रेवली। तो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब, और नाउन में एल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव। नाउन में एल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मदर, मदर नाउन है, एल वाई जोड़ा क्या बन गया? मदरली, मदरली। तो मदरली क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको भी हम बता देते हैं। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिखा इस तरह से, हमने क्वेश्चन दिया वन अ पेयर, ऐसे लिखा अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। उसके बाद यानी का मतलब है नो एरर। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और यानी नो एरर मतलब ये डी ऑप्शन है। ये स्पॉटिंग एरर इसको कहते हैं, इसको कॉमन एरर भी कहा जाता है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब तो इसमें गलती देखना होता है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है तब नो एरर होगा, अगर गलती है तो कहाँ है? तो इस सेंटेंस में जो गलती है वो क्या है? अ पेयर ऑफ शूज, आर के स्थान पर यहाँ पर इज होगा। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जब पेयर आप लग जाएगा इसके पहले, शूज के पहले, ट्राउजर्स के पहले, तब ये सिंगुलर वर्ब लेगा। वैसे तो प्लूरल लेता है, लेकिन जब पेयर आप, एक पेयर की हम बात कर रहे हैं तो पेयर आप लगेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है। ये किसके क्वेश्चन है? स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे अगर हमने बोला कि इस तरह से ही लिव्स दी फिफ्थ फ्लोर, राइट? ही लिव्स डॉट द फिफ्थ फ्लोर। अब ये क्या है? हमने लिखा इन, बी में लिखा एट, सी में लिखा ऑन और डी में लिखा इनटू, राइट? अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है। तो ही लिव्स वो 5वें मंजिला पर रहता है, 5वें मंजिला पर रहता है तो ऑन का प्रयोग होगा। बोलिए, इस तरह से आपके ये फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं और ये स्पॉटिंग एरर के होते हैं। और एक होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा ग्रामर से। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड लिया मैन डॉक्टर, क्या लिया? मैन डॉक्टर, ठीक है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। लिखा था द वर्ड, द प्लूरल फॉर्म ऐसे करेगा, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर।
द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर। अब मैन डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म, ठीक है, तो मैन डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म बनेगा तो कैसे बनेगा, अब इसको देखना है। तो अब 4 ऑप्शन, मान लीजिए मैन डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म पूछा, अब इसके नीचे 4 ऑप्शन दिया, ए में दिया मेन डॉक्टर, बी में दिया मैन डॉक्टर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, सी में दिया मैंस डॉक्टर्स और डी में दिया क्या बच्चों, नन ऑफ दीज। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर, तो मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, तो मेन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स, मैंस डॉक्टर्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर जो होगा बच्चों वो डी होगा, इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज होगा। क्यों, क्योंकि मैन डॉक्टर का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, मैन डॉक्टर का प्लूरल मेन और मेन डॉक्टर्स होता है। मतलब मैन का प्लूरल मेन करोगे और डॉक्टर का डॉक्टर्स करोगे, मेन डॉक्टर्स क्या होगा, मेन डॉक्टर्स। जबकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, बोलो, और ये भी गलत है। तो राइट आंसर मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, मेन डॉक्टर्स। डॉक्टर में भी एस लगेगा, ठीक है। दो मतलब कहने का मतलब दोनों शब्दों का प्लूरल बनाओगे, ठीक है, दोनों शब्दों का प्लूरल बनाओगे। तो ये ग्रामर सेक्शन होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन होगा। तो ग्रामर सेक्शन में बच्चों सब्जेक्ट आर्गुमेंट से स्टार्ट करोगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और इसके बाद फिर आपका वर्ब भी है, टाइम एंड टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन है, आर्टिकल्स है, क्वेश्चन टैग्स है, ठीक है। ये सारे टॉपिक को, जिसमें से मैं आपको बता दूंगा 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से पहला है सब्जेक्ट आर्गुमेंट, दूसरा है आर्टिकल्स, तीसरा है प्रेपोजिशन। ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि जहाँ से स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चन आते हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल से जनरली क्वेश्चन पूछता है आपके फिल इन दी ब्लैंक्स में, ठीक है। हालांकि पढ़ना तो सभी टॉपिक है, लेकिन आर्टिकल्स, सब्जेक्ट आर्गुमेंट, प्रेपोजिशन और कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब टॉपिक तो हालांकि पूरा पढ़ेंगे, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। टाइम एंड टेंस को भी पढ़ना है क्योंकि टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक्टिव, पैसिव, नरेशन से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये ग्रामर का सेक्शन रहा। ग्रामर के सेक्शन के बाद हम बात करेंगे बच्चों, ये ग्रामर का सेक्शन जब खत्म होगा तो ग्रामर के सेक्शन के बाद आता है नॉन ग्रामर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नॉन ग्रामर जो सेक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉन ग्रामर में पहला है पैसेज। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पैसेज आपकी एग्जाम्स में जरूर पूछता है और क्वेश्चन पैसेज में 3 भी हो सकते हैं, 4 पैसेज, यानी पैसेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। जनरली 4 या 5 का क्वेश्चंस का ज़्यादा पूछा जाता है। तो वन पैसेज कंटेंट्स 3 और 4 और 5 क्वेश्चन, मतलब या 3 क्वेश्चन पूछेगा या 4 या तो 5 क्वेश्चन का एक पैसेज। ध्यान दीजिएगा, पैसेज बच्चों ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स में बच्चों जो पैसेज आता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस जरूर करना है आप लोगों को, क्योंकि पैसेज एक ऐसा चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब अगर जिसकी स्पीड नहीं होती है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जिसकी स्पीड नहीं होती, कभी कभी एग्जाम्स में पैसे छूट जाते हैं, क्योंकि आपको टाइम जो मिलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स XY में जो टाइम है बच्चों बहुत लिमिटेड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसेज कभी कभी क्या होता है कि पैसेज बच्चे स्पीड ठीक ठाक नहीं होती है, तो पैसेज करने में उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से और क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं और मेरे ख्याल से 20 मिनट के अराउंड आपको टाइम भी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। चूँकि एग्जाम्स ऑनलाइन होता है तो इसलिए आपको 1 या 2 मिनट कभी ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाएगा, दूसरी चीज़ें खुलेंगी उसके बाद। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, टाइम
यहाँ पर सवाल, कभी कभी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे भी आते हैं, कभी कभी मैंने सुना है कि बच्चों के मुंह से कहते हुए कि सर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वो टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब कंपटीशन में ध्यान रखिएगा बच्चों, दो चीज़ों पर भी आपको फोकस रखना है। वो क्या कि टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब जब आप तैयारी शुरू करें तो प्रैक्टिस भी करते रहें, तब आपको प्रैक्टिस भी करते रहना कि हम 20 क्वेश्चन को कितने मिनट में हम कर पा रहे हैं, कितने मिनट में हम कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अपनी क्लासेज में, क्लास जो रेगुलर क्लासेज चलती है उसमें 2-3 दिन वीकली प्रैक्टिस जरूर कराते रहते हैं, ताकि बच्चों का एक फ्लो बना रहे। एग्जाम्स जब देने जाएं तो वो घबराएं ना, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसेज और ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस और पैसेज। पहली बात ये मैं बता दूं कि ये दोनों बहुत नॉर्मल होते हैं, मतलब कि हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो पैसेज होता है वो छोटा सा पैसेज वो लोग रखते हैं, बहुत बड़ा या बहुत लेंदी पैसेज नहीं होता है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि एक पैसेज करने का जो टाइमिंग है वो ध्यान दीजिएगा 4 to 5 मिनट। 4 to 5 मिनट के अंदर आपको पैसेज को सॉल्व कर लेना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हो सकता है कि आपका और क्वेश्चन छूट जाए, और क्वेश्चन आपको छूट सकता है। इसलिए मैं आपको लोग ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक इंग्लिश, घर पर भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें, ठीक है। बोल कर एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें, क्योंकि कभी कभी लोगों के साथ रीडिंग प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कुछ लोगों के साथ रीडिंग प्रॉब्लम होती है, लिसनिंग प्रॉब्लम होती है, लिसनिंग या हियरिंग प्रॉब्लम कर सकते हो, राइटिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम न रहे, एक नॉर्मल स्पीड के साथ सेंटेंस को समझ कर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में पढ़े और पैसेज नहीं समझ में आया तो तभी बेकार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि पैसेज किस पर बना है। क्योंकि जो पैसेज होगा ये एक कोई न कोई छोटी सी एक स्टोरी होती है, या कोई सर्वे होता है, या कभी कभी साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ दे दी जाती है, उसी पर 4-5 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, उसी को आपको सॉल्व करना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, पैसेज सॉल्व करते समय कभी भी आप पैसेज से बाहर की चीज़ों को नहीं सोचोगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसी भी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कि बहुत अच्छा है वो आंसर के लिए, लेकिन अगर उसका जिक्र आपके पैसेज में नहीं है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। और पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये होता है बच्चों कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करने के लिए तैयार हो तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। उससे ये होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, तब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज जल्दी समझ में आएगा और उसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको फाइंड आउट हो जाएगा वो आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पैसेज बहुत हार्ड नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको हम आप क्या कहते हैं, PQRS कहते हैं। ये भी हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, और वो क्वेश्चन बहुत हार्ड यहाँ से भी नहीं होता है। क्योंकि जो PQRS, देखिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस हमने क्या लिखा है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। ये जो होता है इसमें क्या होता है कि वर्ड को अरेंज करके, ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट 2 तरह का होता है। ये जो एयरफोर्स XY में आता है या NDA में आता है, वो क्या रहा है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आता है। मतलब कि वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे। और एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, जो आपके एग्जाम्स में एयरफोर्स में तो फिलहाल नहीं पूछा जा रहा है, कई साल से मैं देख रहा हूँ एयरफोर्स में नहीं आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट जनरली CDS वगैरह में पूछे जाते हैं। पहले NDA में भी आता था, लेकिन अब NDA में नहीं आ रहा है, CDS में अभी भी पूछा जाता है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है कि उसमें सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाओगे। सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाओगे। और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस में क्या होगा, इसमें शब्दों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे।
ठीक है, क्या बनाओगे? सेंटेंस बनाओगे। तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इसीलिए, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जब भी इसकी प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं क्लास में, इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद बच्चों को अपने आप समझ में आने लगता है कि कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये सारी टेक्निक हम लोग यहाँ पर क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है पैसेज और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस के बाद जो वोकैब सेक्शन इसके बाद आता है। वोकैब सेक्शन क्या है, इसको जरा देखेंगे आप। वोकैब सेक्शन में क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। वोकैब जो सेक्शन होगा बच्चों, वोकैब सेक्शन में आपने देखा होगा, यहाँ पर दिया भी है वोकैब सेक्शन। तो वोकैब सेक्शन में आपको क्या करना है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और मिस स्पेल्ड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिनोनिम से एक क्वेश्चन फिक्स है, एंटोनिम से एक क्वेश्चन फिक्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज से एक क्वेश्चन फिक्स है, फ्रेजल वर्ब से एक क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा तब फ्रेजल वर्ब नहीं पूछता है, और जब फ्रेजल वर्ब आएगा तब इडियम्स एंड फ्रेजेज नहीं पूछता है। इसका मतलब कि दोनों में से एक ही आता है, या तो ए आएगा या तो ये आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे तैयार करें। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार करने का तरीका क्या है, कुछ मैं इसको भी डिस्कस करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर तैयारी शुरू कर दिए हैं तो एक चीज़ पहले तो ये ध्यान रखें कि रोज़ नियम बना लें। पहली बात तो एक न्यूज़पेपर ज़रूर लिया करें आप लोग। इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें क्या करें, सुबह रीडिंग का काम किया करें, और जब भी न्यूज़पेपर पढ़ने बैठें तो अपने पास डायरी और एक पेन और उसके बाद एक डिक्शनरी के साथ बैठें। कोई नया वर्ड मिले तो उसको आपको नहीं पता है तो तुरंत अपनी डायरी में नोट करिए, और उसको क्या करेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी मीनिंग आपको मिल जाएगी, उसको लिखिए और उसको रोज़ नियम बना लीजिए कि हम पर डे क्या करेंगे, 10 से लेकर 20 वर्ड रोज़ तैयार करेंगे। 10 से लेकर 20 वर्ड रोज़ हम तैयार करेंगे, और जो वर्ड तैयार हो जाएगा उसको हम रिवीजन भी मारते रहेंगे ताकि वो भूले ना। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास बुक होगी, जिसे हम लोग के पास हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वर्ड पावर की बुक है, वोकैब बुक है, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस काफ़ी मात्रा में है। मतलब मात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग, मात्रा क्या कह सकते, काफ़ी संख्या में है, काफ़ी संख्या में है। अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 3000 एंड एबव वोकैब है। वोकैब में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोग दे रखे हैं 3000 से ऊपर है, यानी 3000 से ऊपर है क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। इसी तरह से 1000 के अराउंड आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज मिलेगा। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी है। ठीक है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो वोकैब की बुक है बहुत बेहतरीन बुक है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उससे बहुत सारे लगभग क्वेश्चन जितने बार एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछता है लगभग उस बुक में मिल ही जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत सारे संख्या में एंटोनिम्स सिनोनिम्स को दिया भी है, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी है। उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये वोकैब सेक्शन एक ऐसा होता है जो स्टूडेंट को खुद करना होता है। मतलब ये याद रहेगा, अगर ये याद रहेगा तो आप सही आंसर में टिक लगाओगे, अगर नहीं याद रहेगा तो ये मान के चलो बच्चों कि यहाँ पर गलती होगी ही होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको वोकैब सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे मैंने बताया कि आपको तैयार कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोग रोज़ नियम बना लीजिए कि एक डायरी में 15-20 वर्ड, जितना जिसकी कैपेसिटी है, रोज़ उसको तैयार करिए, नए नए वर्ड को। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपका वोकैब अच्छा खासा बिल्डअप होने लगेगा। और एयरफोर्स में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज जो होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे CDS हुआ, NDA हुआ, इसमें तो कभी कभी काफ़ी टफ वर्ड डाल दिए जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स XY, अग्निवीर XY में हार्ड वर्ड नहीं डाले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको 500 तक, कम से कम 500 तक इडियम्स एंड फ्रेजेज और 250 तक कम से कम फ्रेजल वर्ब, ये भी तैयार करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि पेपर, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि
कि जैसे 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतना ही क्वेश्चन करें। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि कभी कभी मान लीजिए कि 20 में 14 क्वेश्चन बन पाया या 15 बन पाया, उसके बाद नहीं आ रहा है। अगर उसके बाद नहीं आ रहा है बच्चों तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, इतने में भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इतने में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 14 क्वेश्चन बनाया और 6 नहीं आ रहा है, 6 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट मत करिए अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उसको भी करोगे तो फिर माइनस में चले जाओगे। मान लीजिए वो गलत हो गया तो ये जो आपका 14 है 14 से लेस हो जाएगा, या जो आपने 15 तक बनाया है उसमें भी लेस हो जाएगा। इसलिए जितना क्वेश्चन आ रहा है बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चंस आपको आ रहा है बस उतना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोग जब क्लास लेते हैं बच्चों इसीलिए एक स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं कि कैसे कम समय में बच्चों को इफ़ेक्टिव चीज़ें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम लोग दे सकें, इस पर हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम लग जाइए, एकदम डटे रहिए, लगे रहिए तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी बातों को बस यहीं पर विराम देंगे और अगला जो इससे रिलेटेड अब हम लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेकर आएंगे, आप लोग उसको देखते रहिए कि यूट्यूब पर आपको मिलेगा। हम लोगों ने बहुत सारे सैम्पल पेपर भी एयरफोर्स वगैरह के डाल रखे हैं, उससे भी आप लोग मदद, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।